होगा आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि कोरोना का टाइम फिर से चला आ रहा है। वही लास्ट 2020 का 22 मार्च था। 22 मार्च के बाद में लॉकडाउन लगा कोरोना की पेशेंट बढ़ने की वजह से, और वही सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है धीरे धीरे अदर स्टेट्स में, जैसे यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र। वहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्कूल्स जो है वो बंद करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है बंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट जो है कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके उतना केयरफुल रहें अपने लाइफ से, और मास्क पहने, और जो भी गाइडलाइंस है कोविड-19 की, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनते रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें। तो ये सारी सिचुएशंस आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको अच्छे से आप अगर अच्छे से रहोगे, आप रूल्स को फॉलो करोगे, तो आप सेफ रहोगे। और अगर हर एक इंडियंस इस चीज़ को फॉलो करेगा तो इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हम क्या कर देते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि साले बेवकूफ़ बनते हैं, और रूल्स को फॉलो किए बिना ही भगदड़ मचाते रहते हैं। हाँ, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें, और कोशिश ये रखें कि जितना हो सके कोविड-19 के जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करें। हैंड वॉश का हो, चाहे सैनिटाइज़र का हो, चाहे मास्क का हो। देखो, मास्क जो है अभी अपने लाइफ का एक क्या हो गया है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया एक तरह से। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने तो पहन के रहता, वही मैं अभी अकेला हूँ, है ना। तो मेरे आसपास कोई भी नहीं है, इवन 2 गज की दूरी पे भी नहीं, इवन 10 फीट 50 फीट की डिस्टेंस पे भी मेरे आसपास में कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रखूँगा मैं कि आप कहीं पर भी अगर घर से जस्ट बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलें। चाहे आप घर से 10 फीट या 20 फीट की, इवन अगर आप अपने नेबर के पास में भी जा रहे हो, पड़ोसी के पास में भी जा रहे हो, तो मास्क पहन के जाइए। इस चीज़ों को हल्काई में मत लीजिए। अगर आपके कोई घर में भी आता है तो उसको भी आते टाइम भी आप यही बोले भाई मास्क पहनो, उसको सैनिटाइज़ करो, ठीक है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सारे आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो सारे इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं जो इस चीज़ों को समझते हैं, और इवन गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बार बार गाइडलाइंस अप्लाई कर रही है, बार बार आपको किसी भी टाइप से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि इन चीज़ों को आप इस तरह से फॉलो करें, ये फॉलो करें, वो फॉलो करें, काफ़ी कुछ बता रही है। तो उन चीज़ों को फॉलो करें, इग्नोर ना करें, एटलीस्ट इग्नोर ना करें। अगर आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इग्नोर ना करें उनको। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक मास्क वेयर ज़रूर करें, एंड आप चाहे कुछ भी हो जाए मास्क ज़रूर पहन के चल रहे हैं, ठीक है। अगर लाइफ से नहीं, कम से कम फाइन से बचने के लिए तो मास्क पहन लीजिए, फाइन से तो बच जाओगे कम से कम। चलो, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और अपना जो सिलेबस है सिलेबस की ओर चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम के बाद में हम वापस ऑनलाइन आ रहे हैं, तो कोशिश रखेंगे कि अभी कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे। बाकी तो ऊपर वाले क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी लास्ट अपन ने जो डिस्कस किया है, अभी तक हमने हैलोजन डेरिवेटिव के 5 पार्ट्स को अपने स्टडी कर लिया है। लास्ट अपन ने प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन मेथड में अपन ने एल्केन्स के थ्रू एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था, और उसकी मैकेनिज्म को स्टडी किया था कि किस तरह से मैथेन से या फिर एल्केन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। उसका कंप्लीट प्रोसेस जो भी था अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, और आपके इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसका क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेकंड प्रिपरेशन मेथड, और वो आपका सेकंड प्रिपरेशन मेथड है रिएक्शन विथ एल्कीन। तो अपन सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, रिएक्शन विथ एल्कीन्स। एल्कीन के साथ में
अभी क्रिएट। तो देखिए जनाब, ये जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं ये हम 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चों के माइंड में ये चीज़ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम 11th को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। हम ये देखते हैं ठीक है भाई 11th है, फ्री माइंड से स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर इतना अपन फोर्सफुली इस चीज़ को स्टडी नहीं करते। लेकिन हमें वो चीज़ ध्यान से देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर मैथ्स आप हो गया आपको, या फिर बायोलॉजी हो गया, साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं, साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। अगर आप उन चीज़ों को स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर आप लोगों का। तो इससे बेटर ये है कि आप 11th अच्छे से स्टडी करो, तो 12th अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अगर फिर भी किसी ने 11th को इग्नोर किया है 11th क्लास में, तो यहाँ पर अभी आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस 11th के पोर्शन को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊँगा किस तरह से इसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो रिएक्शन विथ एल्कीन्स जो होती है वो मार्कोनिकॉफ जो रूल है उसके बेस पे वर्क करती है। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो रूल है, बाकी हम उसको फर्जी भी कह सकते हैं। फर्जी कैसे कह सकते हैं? कि भाई एक कंसेप्ट है, अगर आप उस कंसेप्ट को समझ लोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? कि जैसे मान लो मैंने वो कंसेप्ट दिया, ठीक है, अब लोगों ने क्या कर दिया, जैसे मैंने कंसेप्ट दिया, मैंने उसको मैंने दिया तो मेरा नाम लगेगा उसमें, तो मैंने वो क्या कर दिया, उस कंसेप्ट पे मेरा नाम लगा दिया, और लोगों ने क्या किया, उसका शॉर्ट ट्रिक देख लिया और बोल दिया कि भाई ये इस तरह से परफॉर्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन परफॉर्म हो रही है और इसमें यहाँ पर ये कंपाउंड्स यहाँ जुड़ जाएंगे। बट अगर आप उस चीज़ को रटना चाहोगे तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन पे आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझोगे, उसकी मैकेनिज्म समझ लोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं भाई, कहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, मार्कोनिकॉफ जो लॉ है, मार्कोनिकॉफ जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक, बट उसके अलावा उस इक्वेशन में एक्चुअल में क्या कंसेप्ट अप्लाई हुआ है वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन सिंपल रिएक्शंस की बात करते हैं। इसमें सिंपल रिएक्शन जो कि हमने क्या कर रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि अपना एल्कीन है, उसकी रिएक्शन हमने करवा दी है HX के साथ में, और यहाँ पर अपन एक सॉल्वेंट ले लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। भाई बिना सॉल्वेंट के तो रिएक्शन परफॉर्म होगी नहीं, हमने क्या किया, इन दोनों को इस सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया, ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यहाँ पर CH3 CH2X एथिल हैलाइड बना लेगा, या हेलो एल्केन बन गया। ये जो भी हेलो है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, हेलो एथेन बन गया यहाँ पर। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे, तो इसको अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म क्या कहती है, तो भाई मैकेनिज्म कहती है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, तो इसकी स्टेप फर्स्ट है अपने पास में। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो H और X है, HX क्या है, एक तरह से डाइपोल क्रिएट करते हैं। HX क्या क्रिएट करते हैं, डाइपोल क्रिएट करते हैं, जिस पे क्या आ जाएगा, X पे माइनस आ जाएगा और H पर प्लस साइन आ जाएगा। सॉरी, अगर आपको ये कंसेप्ट देखना है तो ये कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में अप्लाई कर रखा है। जो आपने CX बॉन्डिंग देखा था, उस CX बॉन्डिंग में मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है इस चीज़ को, तो वहाँ आप ये चीज़ अच्छे से देख सकते हैं। बाकी उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर इसको चेक कर लीजिएगा। ये डाइपोल जो डाइपोल है वो कैसे क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ है, ये डाइपोल क्या करेगा, एथीन के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, एथीन के ऊपर अटैक करेगा। इसमें स्टेप सेकंड के अंदर, स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपना एथीन है, इस एथीन पे क्या करेगा, H प्लस और X माइनस, ये अटैक करेगा इसके ऊपर।
तो वही अटैक करेगा तो क्या होगा, या तो H प्लस अटैक करेगा या X माइनस अटैक करेगा। लेकिन X माइनस के कंपैरिजन में H प्लस जो है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव कैसे है यहाँ पर, क्योंकि X माइनस का जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा। इस हैलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेचारे के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो आपने उससे छीन लिया। अब उसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि उसके पास में एक प्रोटॉन बचा हुआ है जो कि कंप्लीटली पॉजिटिव आयंस बन गया है। तो पॉजिटिव आयन बन गया, इस वजह से क्या हो जाता है, ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा, एथीन के ऊपर अटैक करेगा। अब अगर यहाँ पर सिंपल एथीन है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एथीन आती है तब वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहले अपन सिंपल एथीन की बात करते हैं, उसके बाद में हम अनसिमेट्रिकल एथीन की बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये H प्लस आयन है, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अटैक कर देगा, किसी एक के ऊपर अटैक कर देगा। तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, इसके साथ में बॉन्डिंग परफॉर्म करेगा। सपोज इसके साथ या इसके साथ किसी भी एक के साथ में बॉन्डिंग परफॉर्म करेगा, तब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो जाएंगे, जहां पर H ऐड हो रहा है, H ऐड हो रहा है। अभी आपको लग रहा है कि भाई ये इस तरफ ही शिफ्ट क्यों हुआ है, उधर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ है, तो इसका कंसेप्ट भी आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम अनसिमेट्रिकल एथीन पढ़ेंगे। अनसिमेट्रिकल एथीन जब अपन देखेंगे तो वहां पर आपको इजीली वो कंसेप्ट पता चलेगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, रैंडम अटैच किया। रैंडम अटैच करने का कारण क्या है, यहाँ पर रीजन क्या है, क्योंकि दोनों तरफ कोई ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 प्लस और CH3, ये हमारे पास में क्या है, इसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 एक कार्बोकेटायन बन गया, उस कार्बोकेटायन के ऊपर क्या कर देगा, हैलोजन जो है वो अटैक कर देगा और क्या बना देगा, वहां पर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, हेलो एल्केन का। अब ये जो सेकंड स्टेप अपन देख रहे हैं, ये स्टेप क्या होती है, इसकी स्लो स्टेप होती है, और ये जो स्टेप होती है वो क्या होती है, इसकी फास्ट होती है। अब ये स्लो होने का कारण क्या है, क्योंकि H प्लस आयन अपनी जगह ढूंढेगा कि भाई मेरे को कहाँ जाकर के जुड़ना है, किस कार्बन के साथ में जाकर के जुड़ना है, वो अपना प्लेस डिफाइन करेगा। इसके लिए उसको क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं हैलोजन की, तो हैलोजन को कोई टाइम नहीं लगेगा। हैलोजन को पता है कि भाई मेरे को दिख रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेसिव है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर जाकर के बॉन्ड कर लेते हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शन तो क्या होती है, फास्ट होती है, जबकि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो क्या होती है, स्लो रिएक्शंस होती है। ठीक है भाई, अब इस रिएक्शन में आपको क्या दिखा है, ये जो HX था ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इस रिएक्शन के साथ में जुड़ गया। और पहले अटैक किसने किया है, H प्लस ने अटैक किया है। तो H प्लस जो होता है वो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। और रिएक्शन में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया है। क्या हो गया है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के ऐड हो गया। इसलिए इस कंप्लीट रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ एल्कीन जो होती है, रिएक्शन विथ जो एल्कीन है, किसकी, रिएक्शन विथ एल्कीन जो है किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये किस टाइप की रिएक्शन होगी आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। अब मैं ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन है, वो इस तरह से नहीं करूँगा, स्टेप्स में नहीं करूँगा, सिंगल रिएक्शन के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको वहाँ से भी इजीली समझ में आ जाएगी, उसमें भी आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
अब अपन बात करते हैं मार्कोनिकोव रूल की। तो इसमें अपन ने इसके अलावा दूसरा एथीन ले लिया, अब अपन ने यहाँ पर ले लिया प्रोपीन, और प्रोपीन की रिएक्शन करा दी HX के साथ में CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। मार्कोनिकोव रूल जो होता है वो इस पे भी अप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों अप्लाई नहीं हो सकता है अभी हम बताएंगे यहाँ पर आपको। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के साथ में मैं नंबरिंग दे देता हूँ। कार्बन नंबर 1 है ये कार्बन नंबर 2 है, या फिर इधर से नंबरिंग दे देते हैं, काउंटिंग जिस तरह से अपन करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये कार्बन नंबर 3 है। 3 कार्बन चेन के अंदर है, कार्बनिक जो कंपाउंड है उसकी चेन के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 3 का जो ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव करता है, प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। कौन सा इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है भाई साहब। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। और वैसे भी जो कार्बन नंबर 2 है वो क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो कार्बन नंबर 3 है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब अगर कार्बन आपका sp3 है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 2.5। अगर कार्बन नंबर sp2 है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हो जाता है अपने पास में 2.75। और वहीं अगर कार्बन नंबर आ रहा है, अगर वहीं आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ करके 3.25 हो जाती है। ये आप ध्यान रखना, ये कार्बन के रिगार्डिंग है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उसकी 2.75 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन नंबर 3 की 2.5 है। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, अपनी ओर कौन खींचेगा, कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 2 जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब कार्बन नंबर 2 जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही इंक्रीज होगी ये क्या करना चाहेगा, ये स्टेबिलिटी में आना चाहेगा। और स्टेबिलिटी में आने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा कौन सा, अब हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ भाई, यही बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। जब तक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसी के अंदर तो हमेशा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी कार्बन नंबर 2 पे ट्रांसफर कर देते हैं। पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले ही बढ़ गया, और आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन भी इसी कार्बन नंबर 2 पे ट्रांसफर कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस कार्बन नंबर 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये कार्बन नंबर 2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्के मारता है नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। तो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जैसे ही धक्का मारेगा क्या होगा, जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, कार्बन नंबर 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन नंबर 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर शिफ्ट होते ही यहाँ पर क्या फॉर्मेट बनेगा, CH3 CH+ और CH2-। अब आपको दिख रहा है ना कि कितना प्रोसेस लगा है, ये मैंने आपको सारी चीज बताई है ना, ये कितना प्रोसेस लगा है। इसलिए ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जो होता है उसका स्लो स्टेप होता है, क्योंकि पहले ये सारा प्रोसेस होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, किसके पास जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किस कार्बन की ओर शिफ्ट हो गए। सारा प्रोसेस होने के बाद में H+ आयन जो है वो अटैक करता है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर जो H+
ऐड होगा वो H प्लस किसके ऊपर ऐड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में, कार्बन नंबर जो 1 है उस कार्बन के साथ में ऐड हो जाएगा। तो चलो भाई कार्बन नंबर 1 के साथ में हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, CH प्लस और CH3 बना दिया। फिर अपने पास में क्या बच गया, हेलोजन बच गया X माइनस बच गया। ये हेलोजन क्या करेगा, इसके ऊपर कार्बन नंबर 2 के ऊपर जाकर के अटैक कर देगा और यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH CH3 और ये X बन गया, जुड़ गया। अब मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ नियम ये तो कहता है कि जब आप HX के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो हेलोजन ग्रुप कहाँ पर जाके जुड़ता है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2, हेलोजन कहाँ पर जाके जुड़ा है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, उसी कार्बन पे जाकर के जुड़ा है। जबकि भाई कंसेप्ट तो ये है, इस कंसेप्ट के बेस पे रिएक्शन परफॉर्म हुई है। तो हमने तो ये रिएक्शन दी किसने थी, मार्कोनिकॉफ ने दी थी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका जो कंसेप्ट है वो आप ध्यान में रखो कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। अगर आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा तो रिएक्शन में कहीं पर भी आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगर अनसिमेट्रिकल एथीन है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और वहीं पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो H प्लस आयन है, वो क्या कर देगा, वहाँ पर अटैक कर देता है। इस बेसिस पे क्या होती है, ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। अब इसी के एक ऑपोजिट, इसी के अंदर एथीन पे भी एक रिएक्शन होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ तक तो ये रिएक्शन ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अपने पास में आ गया पेरोक्साइड, अब ये रिएक्शन बदल जाती है। पेरोक्साइड आते ही क्या हो जाता है, ये रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये रिएक्शन किस बेस पे काम करेगी, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे काम करेगी। जैसे ही यहाँ पर पेरोक्साइड आता है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इवन इसकी मैकेनिज्म जो है वो भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैकेनिज्म अपन क्या कौन सी पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ हम क्या पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, और ये साथ में कौन से, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम करेगी, बेस्ड ऑन मार्कोनिकॉफ रूल और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये किस बेस पे काम करती है, सिर्फ पेरोक्साइड ऐड होते ही, पेरोक्साइड ऐड होते ही क्या हो जाएगी, आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और किसके बेस पे काम करेगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे काम करेगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे काम करने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये जो Br आप देख रहे हो, ये Br कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया वैसा कैसे हो गया, कंसेप्ट तो यही अप्लाई होगा। जी हाँ, कंसेप्ट अभी भी यही अप्लाई होगा, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन जैसे परफॉर्म होती है वहाँ पर, तो ये पेरोक्साइड क्या करेगा, इसके फ्री रेडिकल्स को परफॉर्म करता है। तो जो H आयन होता है, अब इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं पर भी अटैक कर सकता है। इसलिए क्या हो जाता है, ये यहाँ पर आकर के अटैक करता है। इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये कौन सा है आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ये मार्कोनिकॉफ रूल है।
इसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस परफॉर्म होती है और उसमें CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस परफॉर्म होती है। अगर आपको कहीं पर भी पेरोक्साइड दिख जाता है और HBr दिख जाता है, ये सिर्फ HBr के साथ होती है, ये भी ध्यान रखना, HCl या HI में नहीं होती है। HBr अगर आपको दिख जाता है और पेरोक्साइड दिख जाता है, इसका मतलब वहाँ पर कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के बेस पे वो रिएक्शंस काम करेगी अगर एथीन है तो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे से इस चीज़ का आपने जो प्रोसेस है वो समझा होगा। अगर फिर भी आपको इस चीज़ में किसी टाइप का कोई डाउट लग रहा है कि इस रिएक्शन में आपको कोई डाउट है, रिएक्शन विद जो एल्कीन है, तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या फिर मेरा जो सोशल मीडिया साइट जो है, इंस्टा हो गया, फेसबुक है या आपका जीमेल है, वो सब कुछ हमारे अबाउट के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रिएक्शन विद अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।